तो यही तो सवाल है, उनके साथ रहने पर 1 रुपए हो जाते हैं क्या? उनसे अलग हो गए तो अठन्नी चवन्नी हो जाते हैं क्या आनंद जी? नहीं, ये ठीक है, आ रही हो अनिल जी, आ रही हो आनंद जी। मैं कह रहा हूँ ये अर्पिता जी चारू आ रही हो, राजनीति ईशान का आ रही हो। मैं कह रहा हूँ राजनीति का ये एक ऐसा मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। और अनिल दुबे ने सही कहा, उन्होंने चौधरी साहब की और मुलायम सिंह जी के संबंधों की याद दिलाई। तो ये अठन्नी चवन्नी तो राजनीति में वोटरों के वोट से तय होते हैं, कौन कब अठन्नी हो जाता है और कौन 1 रुपया हो जाता है, वो चुनाव के बाद पता चलता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासनिक कौशल है और उन्होंने जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त लगभग किया है, उससे उनकी एक छवि कम से कम उत्तर प्रदेश में जो आम जनता है, मुझे नहीं पता संगठित अपराध का क्या होता है, संगठित अपराध के बारे में राजनीतिक दल के लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हम लोग जो देखते थे कि किसी भी स्कॉर्पियो या उस तरह की एसयूवी के गाड़ी से दोनों तरफ से 2 राइफल निकले हुए, 1 किलोमीटर पहले ब्रेक लगा के चे 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 आवाज के साथ गाड़ियां रुकती थी और लोगों को दहशत होती थी किसी झंडा विशेष से, वो सब चीजों से मुक्त हुआ। तो मुझे लगता है कि जनता अभी थोड़ी सी राहत में है और चाहती है कि ये राहत कंटिन्यू हुई। और बात आनंद जी, जहां जरा तक एक चीज मैं संगठन की जानना है तो चाहती हूँ सर, ये बीजेपी का ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन सा दिख रहा है, ये जो खिसके गैर यादव वोट है, ओबीसी दलित वोटर्स, ये वापस ला पाएंगे क्या? ये क्या स्ट्रैटेजी लगती है आपको, खासतौर पर यूपी के लिए? सर 3 ओबीसी, 2 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ब्राह्मण, 1 पारसी चेहरा, ये क्या समीकरण बढ़ा है सर? इसके गणित को जरा समझाइए। मुझे अर्पिता जी, मुझे लगता है कि पार्टी ईशान आ रही हो। जितने जितने भी उनके छिटके हुए वोटर थे, उन वोटरों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। 2024 सेटबैक था बीजेपी के लिए, ये सबको मानना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी दूसरे नंबर पे चली गई थी उत्तर प्रदेश में। और जो मुस्लिम वोट थे उनका भी पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में हुआ था। तो अब ये देखना है कि अगर वो पोलराइजेशन था तो रिवर्स पोलराइजेशन प्लस जो आप ओबीसी जातियों की बात कर रही हैं वो कितना होता है, क्योंकि अभी भी मोटे तौर पे उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और मुस्लिम और यादव के दायरे को विस्तृत करने के लिए ये पीडीए और इन तमाम तरह की चीजों को देखा जाता है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात है अर्पिता जी, कांग्रेस पार्टी अभी बहुत गंभीरता के साथ संगठन सृजन अभियान में उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। अभी सृजन जब हो जाएगा तब आनंद उसके जी, वो बाद तो कह रहे पूरा रीसेट कर लिया है हमने, उनका संगठन तो नहीं, पूरा रीसेट है, वो सृजन 200 वो प्लस सीटों पर लड़ने वाले हैं और कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत है कांग्रेस पार्टी का। अर्पिता जी, संगठन कार्यकर्ताओं से बनता है, नेताओं से नहीं, यही बात समझनी होगी। क्योंकि अगर नेताओं से संगठन बन गया होता तो लड़ सकती हूँ कि अपार सफलता नहीं देखती कांग्रेस पार्टी और 2.5% वोट पे जाके नहीं टिक जाती। ठीक है, जरा हर्षवर्धन जी से एक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। हर्षवर्धन जी, देखिए जो पूरी नई टीम है, 65 में से 51 नए चेहरे हैं, युवाओं को यहाँ तरजीह दी गई है, क्या ये बीजेपी का जनरेशनल शिफ्ट आप मानते हैं या डैमेज कंट्रोल? देखिए अर्पिता जी, सबसे अच्छा है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय टीम बनाने में किसी तरह के दबाव, किसी तरह के जाति संतुलन और किसी तरह के डैमेज कंट्रोल का दबाव नहीं। अगर ये लिया होता तो वैसी टीम बनती जैसे उत्तर प्रदेश की टीम भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जो सिफारिशी जैसी टीम बनी है वैसी ही बन जाती। लेकिन राष्ट्रीय टीम भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी अच्छी बनाई है। और चूंकि जो लोग बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि अच्छा ये वाला चेहरा होता, वो वाला चेहरा होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव से लेकर मीडिया टीम को छोड़कर, मीडिया टीम पर अलग से बात की जा सकती है, सब पूरी की पूरी टीम बहुत शानदार बनाई है। हर तरह का संतुलन, लेकिन संतुलन सिर्फ संतुलन के लिए नहीं है। जो लोग पिछले 1 दशक से जो काम कर रहे थे और जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्हीं लोगों को इस टीम में जिम्मेदारी दी गई है। चाहे वो महामंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी को जोड़ना हो, हरीश द्विवेदी को जोड़ना हो, संजय भाटिया को जोड़ना हो, या आप दूसरे चेहरों को, जिन नामों को आप कहते हैं कि क्यों अचानक आ गए, उस सब में बड़ा महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन जी, तो ये माने क्या कि 24 के झटके के बाद ये एहसास हुआ कि जो पुराने चेहरे हैं वही नैया पार कराएंगे क्या? नहीं, 24 का झटका तो दिल्ली लखनऊ की लड़ाई भी थी और प्रत्याशियों का खराब चयन भी था। सब देख रहे थे। हम लोग जो ये मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पार कर जाएगी, लेकिन हमको भी साफ साफ दिख रहा था। और टीवी की डिबेट में 25-30 प्रत्याशियों के नाम लेके मैं कह रहा था कि ये हार जाने चाहिए। लड़ाई भी क्लियर करिए सर, क्या लड़ाई थी ऐसी दिल्ली और लखनऊ वाली? नहीं, एक दूसरे का श्रेय का मसला था और वो बड़ा गंभीर है। सरकार और बता ही दीजिए किसके किसके बीच?
नहीं, किसके किसके बीच ये कोई कुश्ती थोड़ी होती है अर्पिता जी, कोई एक आदमी खड़ा है दूसरे तो आदमी इशारा खड़ा है। इशारा मतलब कुछ तो होगा जब ना। मैं- ये दो लोगों की लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की, कौन था मेन मुख्य केंद्र में, कौन था सर? मैं दिल्ली लखनऊ जब कह रहा हूं तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार और केंद्र के बीच का संतुलन नहीं था, और यहां तक कि राज्य सरकार और संगठन, हाँ। उनके बीच में संतुलन भी नहीं था, ये भी आप समझिए। अच्छा। और इसी वजह से कई ऐसी चीजें जो सरकार की नियुक्तियां होती हैं उसमें संगठन की क्या बातचीत होती है, आज तक कई नियुक्तियां नहीं कर पाई ये सरकार। ठीक है ईशान, ईशान उसके बाद मैं चालू आ रही हूँ, निगम फिर अनुराग भदौरिया जा रही हूँ। ईशान। हर्षवर्धन जी नहीं बता पाएंगे किसकी और किसके बीच में लड़ाई है। मैं स्पष्ट तौर पर बता देता हूं ना किसकी और किसके बीच में लड़ाई है। जो लड़ाई है वो अभी भी है, वो 24 से चलती आ रही है, लेकिन वो अभी भी है केंद्र मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के बीच में और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में। इसीलिए जो पंकज चौधरी हैं, जो अमित शाह की पसंद है, मैं खुले तौर पे बता सकता हूं कि उनको बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ को चेक में रख सकें। और इसका जो प्रमाण है वो इनके ही घटक दल जो ओपी राजभर हैं वो देते हैं, जब वो ये बोलते हैं कि योगी को तो मैं ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां वो भीख मांगेंगे, भीख मांगने की ट्रेनिंग लेंगे। ये दो बॉस हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो ये स्पष्ट है कि जूतम पेजार भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा है इस समय। लेकिन एक सेकंड मैं एक जवाब देना ईशान, मुझे एक सवाल भी रखना है आपसे। हर्षवर्धन जी, अर्पिता जी बस एक जरूरी पंक्ति, जब मैंने दिल्ली और लखनऊ कहा तो निश्चित तौर पर राज्य और केंद्र के बीच का जो संतुलन था वो नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं कि अमित शाह और योगी की लड़ाई है, तो योगी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने में किन की भूमिका रही? इन्हीं नरेंद्र मोदी अमित शाह की रही है। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस के हमारे छोटे भाई जैसे हैं ईशान, या बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, आक्रामक रहते हैं, लेकिन अच्छा हो कि कांग्रेस के भीतर की लड़ाइयों को ये देखें। हाँ, यही तो मैं पूछना चाह रही थी कि ईशान आपने बीजेपी के अंदर की पूरी कहानी बता दी। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी के बीच कहा जाता है दो लड़ाइयां चल रही हैं, एक धड़ा प्रियंका के साथ है, एक धड़ा राहुल गांधी के साथ है। उस पर भी आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुझे लगता है ये भी, क्योंकि आपको सब पता है तो ये भी जरूरी पता होगा। देखिए, ये हो सकता है कि चाय की गॉसिप के लिए बड़ा अच्छा लगता हो, अच्छा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे आपके चैनल पे एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होने के नाते बोल सकता हूं कि हमारी पार्टी में कोई इस तरह की जो आप बोल रही हैं कि एक गुट अलग है प्रियंका जी को और राहुल जी का, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर ये बात कह सकता हूँ। हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन नेताओं के बीच में आपस में हो सकती है, लेकिन इस तरह की कोई लड़ाई नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम चुनाव देखें 2027 का, तो चुनाव लड़ा जाएगा कि किस तरीके से बिजली के कट जो हैं उससे उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। 10% बिजली के रेट बढ़ा दिए, मर्डर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, पुलिस कस्टडी में मौत मृत्यु में नंबर 1 है, दलितों में अपराध पे नंबर 1 है, अपहरण में नंबर 1 है, रेप में नंबर 1 है महिलाओं के, और बुलडोजर जस्टिस जो है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाने की जो यहाँ पे कवायद चल रही है, बारी आती है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अपनी बोल के रुक क्यों नहीं जाते? नॉन स्टॉप बोलता है ये। अच्छा, ऐसा है कि पहली बात का भी मैं जवाब देना चाह रही थी, तब मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो वहां से शुरुआत करते हैं। ईशान ने बड़े गर्व के साथ कहा, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। 40% हमने महिलाओं को टिकट दिए थे उत्तर प्रदेश में। तो मेरा एक स्पष्ट सवाल, और ये मैं बार बार पूछती हूँ, आज तक कोई प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाया, केवल उत्तर प्रदेश की महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं क्या? साथ ही साथ पंजाब में भी चुनाव थे, साथ ही साथ गोवा में भी चुनाव थे। पंजाब में आपने 8% टिकट दिए महिलाओं को, गोवा में 5% टिकट दिए महिलाओं को। वहां की महिलाओं में कोई समस्या थी क्या जो आपकी पार्टियों को वो पसंद में नहीं आई और बस उत्तर प्रदेश की पसंद में आई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप ये सारी लिप सर्विस अफोर्ड कर सकते थे। आपको मालूम है आपका वोट शेयर कितना था उत्तर प्रदेश के आखिरी विधानसभा चुनाव में? 2022 के चुनाव में ईशान की ग्रैंड ओल्ड पार्टी का वोट शेयर 2.5% भी नहीं टच करा था। 2.3% इनका वोट शेयर था। इसीलिए ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्योंकि अगर जिम्मेदारियों से महिलाओं के साथ ये लोग खड़े होते तो मुझे बताओ ना, साथ में पंजाब और गोवा की महिलाओं को टिकट नहीं देते क्या आप? इस बात का कोई जवाब है आपके पास? ठीक है ईशान। बिल्कुल जवाब है इसका मेरे पास। देखिए, एक पहल करना, एक सकारात्मक पहल करना कोई गलत तो नहीं है। अगर हमने उत्तर प्रदेश से शुरुआत करी तो इसमें क्या गलती करी? भारतीय जनता पार्टी ने आप एक एक करके चारों, प्लीज उनको बोलने दीजिए। आप बोल लीजिए एक बार।
मैं तो चारू जी की पैरवी कर रहा था कि चारू जी इतनी मेरी बहन है और पुरानी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, क्यों इनको संगठन में जगह नहीं मिल सकती? क्यों जो बाहर से आए हुए लोग हैं सिर्फ उनको भारतीय जनता पार्टी जगह देती है? और क्यों 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 जो बड़े लोगों को, जो पुराने लोग हैं उनको दरी बिछाने के लिए रख दिया? क्यों चारू जी आप सेक्रेटरी नहीं बन सकती? क्यों महिला मोर्चा की अध्यक्ष नहीं बन सकती? मैं तो इस बात की भी पैरवी करता हूं, बाहर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी बैठाती है क्योंकि संगठन की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीती है, फिर आपकी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगेगा। क्यों राहुल गांधी ही नेतृत्व संभालेंगे? क्यों प्रियंका सेकंड पे आ सकती हैं? सोनिया गांधी का नाम, यही 3 लोग गांधी क्यों हैं? फिर और कोई क्यों नहीं है? इस पर मत जाइए, परिवारवाद पर आप पर आरोप लगने लगेगा और सबसे बड़ा आरोप है आपकी पार्टी पर। सर मत जाइए, आप यहाँ चारू के लिए कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ ईशान को क्यों नहीं दे दिया जिम्मेदारी? ईशान को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी? मत जाइए, उस पर मत जाइए। अनुराग भदौरिया साहब, ठीक है सर, ये तो साफ दिखता है दोनों पार्टियों में कम से कम ये अंतर तो है, अगला अध्यक्ष कौन होगा, अगला नेता कौन होगा, अगला किसका नाम प्रपोज किया जाएगा प्रधानमंत्री के लिए, ये कम से कम वहां आप गैस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी में आप बखूबी गैस कर सकते हैं। सर ये बड़ा अंतर है और इससे सर आंख बंद करने से सच्चाई नहीं छुपती। अनुराग भदौरिया, आप कुछ